नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज संगणक भर्ती परीक्षा 2023 उसमें हम सांख्यिकी विषय अध्ययन करेंगे परिघात। बड़ा ही क्रिटिकल, क्रूशियल बोल दें, टिपिकल बोल दें, हार्ड टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल है, मैथमेटिक्स पे आधारित है। अपने को बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं होना, परेशान नहीं होना, केवल कंसेप्चुअल जो कंसेप्चुअल डेटा है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं केवल आपको इस चैप्टर के वो चीज़ें ही इस क्लास में करवाने वाला हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हमें नहीं जाना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर वो सबके लिए ही ऐसा होगा। तो हम एटलीस्ट अगर इसका हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देखेंगे लगभग ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें। चलिए, परिघात। सर्वप्रथम अर्थ, परिघात होता क्या है। देखिए, परिघात शब्द का जो अर्थ है वो यांत्रिक विज्ञान जो है, मैकेनिकल साइंस, यंत्र विज्ञान, यांत्रिक विज्ञान कहे, उसमें किया जाता है। इसको आघूर्ण भी बोलते हैं। परिघात आघूर्ण एक ही चीज़ है। इसका विशेष अर्थ क्या है, घुमाव उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है, समझ रहे हैं, घुमाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को जो मापने की जो शक्ति है, या यूं कहें कि घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति की जो शक्ति है, उस शक्ति का माप ही क्या है, परिघात है, आघूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें कोई नहीं करना है, बस ठीक है भाई, परिभाषा है जो है। हमें सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका रोल क्या है, सांख्यिकी की जो विधियां हैं, या यूं कहें स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या रोल है, ये काम क्या आता है, उद्देश्य क्या है इसके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति जो है उसकी शक्ति का माप क्या कहलाता है। फिर भी अगर पूछे तो एक लाइन में है कि घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति की शक्ति का माप जो है उसे क्या कहते हैं, परिघात कहते हैं। बस बहुत है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। कहाँ से उत्पत्ति हुई, यांत्रिक विज्ञान से, यंत्र विज्ञान से। अर्थ हो गया। अब उद्देश्य है, पहले हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है या इसका उपयोग क्या है। जो हमारे परिघात है वो जो हमारी सांख्यिकी में समंक माला है, या हमारी एक स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है, उसका श्रेणी का मतलब पूरा सम्मितता असम्मितता का अध्ययन करने, सांख्यिकीय विश्लेषण करने, और यहाँ तक कि सांख्यिकीय जो मान है, अपकिरण के हैं, प्रसरण हो गया, प्रमाप विचलन हो गया, विषमता का गुणांक हो गया, इनकी कैलकुलेशन करने के काम भी परिघात आते हैं। तो ये परिघात का उद्देश्य उपयोग है। आफ्टर देन प्रकार, परिघात जो है, परिघात दो प्रकार की होती है। नंबर एक केंद्रीय परिघात, नंबर दो अपकिरण परिघात। ज़्यादा इंपॉर्टेंट केंद्रीय परिघात, इसी पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी के आते हैं। अपकिरण परिघात, ऐसी परिघात जो अपकिरण के मापों पर आधारित हो, अर्थात प्रमाप विचलन, प्रसरण उन पर आधारित हो। ऐसी परिघात जो केंद्रीय परिघात जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर आधारित हो। लेकिन ध्यान रहे, केंद्रीय परिघात केवल और केवल समांतर माध्य x बार से ही कैलकुलेट होती है। किससे कैलकुलेट होती है, केवल समांतर माध्य से, केवल समांतर माध्य से। यह आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय परिघात केवल समांतर माध्य से कैलकुलेट होती है। कितनी है, कौन कौन सी है, सामान्यतया जो हमारी 4 केंद्रीय परिघात है, बाकी आगे भी बहुत है, लेकिन यूजेज 4 का ही होता है सामान्यतः। नंबर 1, अब इसे बोलते क्या है, जो केंद्रीय परिघात जो हैं उसमें समांतर माध्य से जो परिघात कैलकुलेट की जाती है उन्हें हम बोलते हैं ग्रीक अल्फाबेट जो है म्यू। ये जो इसका एक हम यूं कह दें, जो हमारा देखें इसमें आप यू लिख के यूं करते हैं, इसको समझ रहे हैं, स्मॉल यू लिखें और फिर हल्का सा इसे म्यू बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं इसे। अब
जैसे जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहली है तो μ1 हो जाएगी, दूसरी है तो μ2, μ3, μ4, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए यहाँ तक हमने प्रकार अर्थ पढ़ लिया, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय परिघात जो हमारा है, केंद्रीय परिघात की गणना, कैलकुलेशन। तो ये तो पढ़ा रहने दें, गणना प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। तो पहले हम प्रत्यक्ष रीति की बात कर लेते हैं, लघु रीति को हटा देते हैं, ये बाद में काम आएगी। चलिए, तो ये हमारा यहां तक ठीक है। केंद्रीय परिघात, गणना, प्रत्यक्ष रीति, μ1, μ2, μ3, μ4। सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति में जब मुझे केंद्रीय परिघात कैलकुलेट करनी है, ये μ1, उसके बाद μ2, उसके बाद ये μ3 हो गई, उसके बाद ये μ4 हो गई। इसी प्रकार आगे कैलकुलेट होती जाएगी। अब बहुत ईजी है, देखिए केवल ट्रिक है एक छोटी सी, इतना अर्थ में छिपा है कि समांतर माध्य से कैलकुलेट होती है। किससे कैलकुलेट होती है? समांतर माध्य से। पहली बात तो जब समांतर माध्य से कैलकुलेट होती है तो भाग किसका लगेगा? समांतर माध्य जब हम कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं? n का भाग देते हैं, n का ही भाग लगेगा, सभी में भाग n का लगेगा। किसका लगेगा? चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, n का भाग हमें देना है, चाहे μ1, μ2, μ3, μ4। अब है क्या, हम प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य से सबसे पहले क्या लेते हैं? समांतर माध्य कैलकुलेट किया, समांतर माध्य से क्या लेते हैं? x माइनस एक्स बार, मतलब प्रत्येक मूल्य में से समांतर माध्य को लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? x माइनस एक्स बार। प्रमाप विचलन में अपकिरण में ले जाओ दिमाग तुरंत। समांतर माध्य जो है उसको किस में से घटाएंगे? प्रत्येक चर मूल्य में से x माइनस एक्स बार कर दिया। जो विचलन आए उन विचलन का क्या करते हैं? प्रमाप विचलन में हम उनका वर्ग करते थे। क्या करते थे? वर्ग। वो रिलेशन भी आएगा जब μ2 कैलकुलेट करूंगा तो बिल्कुल वो चीज आएगी। हम μ1 में समांतर माध्य से विचलन ले लिए हमने, x माइनस एक्स बार आ गया, उनका टोटल कर दिया, सिग्मा कर दिया। x माइनस एक्स बार जो था मेरी वैल्यू, उसका सिग्मा टोटल बटा n, ये आ गई μ1। इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सिग्मा d भी कह सकते हैं, सिग्मा d। d का मतलब डिवीजन फ्रॉम x बार, समांतर माध्य से विचलन, ये मेरा सिग्मा d बटा n पहला परिघात आ गया। इज दैट क्लियर? हमेशा 0, सदा ही 0। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला परिघात क्या आएगा? 0। बहुत बार पूछा जाता है, कुछ भी दे दे पहला परिघात 0। क्यों? क्योंकि समांतर माध्य से जब मैं विचलन ले रहा हूं, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो सिग्मा d मेरा 0, तो उसमें n कितने भी हो 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए पहला परिघात हमेशा 0। इज दैट क्लियर? चलिए कंटिन्यू करते हैं। μ2 जो मेरा है, फॉर्मूला वही, भाग n का देना है। पहले में सिग्मा d, दूसरे में दूसरा परिघात, ये 2 है, यहां वर्ग कर दो, विचलनों के क्या कर दो? वर्ग कर दो। जो मेरे x माइनस एक्स बार था पहले में, उस x माइनस एक्स बार का क्या कर दो? विचलन का वर्ग कर दो। x माइनस एक्स बार जो था इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। अब ये प्रमाप विचलन याद आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा याददाश्त थोड़ी सी बढ़ाओ, इसको देखो आप। प्रमाप विचलन में क्या करता था मैं? समांतर माध्य से विचलन, ये ले लिए समांतर माध्य से विचलन, विचलनों का वर्ग, प्रत्येक विचलन का ये वर्ग कर दिया, फिर उसका योग, ये मेरा योग हो गया सिग्मा करते ही। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इट मीन्स सिग्मा d स्क्वायर, ये सिग्मा d स्क्वायर हो गया बटा n। अब देखो थोड़ा सा, मैं प्रमाप विचलन कैलकुलेट करने के लिए यहां नहीं छोड़ता था, क्योंकि प्रमाप विचलन की परिभाषा क्या थी? समांतर माध्य से लिए गए विचलन
उनका वर्ग, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग उसका समांतर माध्य, यहां तक आ गया मैं, इसका भी वर्गमूल होता है। लेकिन μ2 क्या हो गया, वर्गमूल नहीं होता। इट मीन्स, दिमाग लगाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका बहुत बार, μ2 किसके बराबर होगी, प्रमाप विचलन के वर्ग के बराबर। क्यों, प्रमाप विचलन इसका वर्गमूल होता है, तो प्रमाप विचलन के वर्ग के बराबर क्या होगी, μ2 होगी। तो प्रमाप विचलन का वर्ग क्या, प्रसरण, वेरिएंस, हमेशा ही प्रसरण होगा। क्या होगा, प्रसरण, वेरिएंस होगा हमेशा। इज दैट क्लियर। ये तीसरा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, ऐसे ही हाँ मत वरना। तीसरी μ3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 3 है तो विचलनों का वर्ग की जगह अब क्या कर दो, 3 बार कर दो इनको, क्यूब कर दो इनको। चलिए, ये हो गया सिग्मा x माइनस एक्स बार मेरा पड़ रहा है, इसका स्क्वायर का क्यूब कर दूं तो यहां कर दूंगा सिग्मा d की क्यूब बटा n हो जाएगा मेरा। पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये चौथे फॉर्मूले में लिख नहीं रहा हूं, बहुत है, बस μ4 क्या हो जाएगी, x बार है ही, सॉरी x माइनस एक्स बार का मतलब वर्ग, फिर क्यूब की जगह 4 हो जाएगा इसका, उसके बाद बटा n है ही सिग्मा, तो सिग्मा d हेक्टा बटा n। ये चीज क्लियर है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरी चारों परिघात मैंने बता दी है, नोट कर लें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, मिटा रहा हूं फिर मैं इसको। चलिए, ये हो गया। अब इसमें काम की बात क्या निकली, काम की बात ये निकली, प्रत्यक्ष रीति में जब मैं कैलकुलेट करूंगा, व्यक्तिगत श्रेणी है तो ये ठीक था, अगर खंडित श्रेणी जहां बारंबारता और दे दी जाए, फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला, केवल जो विचलन निकाल रहे हो उनको संबंधित जो चर है उसकी बारंबारता से गुणा कर देना, और वहां n बराबर जो मूल्य का योग उसकी जगह बारंबारता का योग हो जाएगा, बस सफिशिएंट है, बाकी सेम रहेगा, कोई ज्यादा मैं इस पे माथाफोड़ी नहीं करवाने वाला आपको। चलिए, ये प्रत्यक्ष रीति में व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी हो गई। अब बात कर लें इसमें काम का मसाला क्या निकला, नोट कर लो। यही तो हम बैठे हैं कि भाई मसाला ही तो चाहिए हमें, आपको भी क्रीम चाहिए, एकदम छाछ नहीं चाहिए कि सर हमें तो बस वो बता दो जो एग्जाम में आना है। तो सुन लो भाई, इतनी जब तुमने वेट किया है तो केंद्रीय परिघात में क्वेश्चन पहला, केंद्रीय परिघातों में गणना किससे, समांतर माध्य से। पहली केंद्रीय परिघात हमेशा 0, दूसरी हमेशा प्रसरण, ये फॉर्मूले। चलिए, बात खत्म हो गई, बस ये केंद्रीय परिघात हो गया। अब केंद्रीय परिघात में अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लघु रीति और मैं पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, लघु रीति। चलिए, ये गणना हो गई अब मेरी लघु रीति। मैंने पहली गणना प्रत्यक्ष रीति से पढ़ ली, अब मैं बात कर लेता हूँ लघु रीति से। ये आ गई लघु रीति, लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। क्लियर। क्यों, आवश्यकता क्यों, जब समांतर माध्य पॉइंटों में आ रहा है, पूरा का पूरा एक डिजिट में नहीं आ रहा, तो गणना कठिन, वहां तो समांतर माध्य से विचलन लेओगे तो बहुत परेशानी में आ जाओगे, इसलिए लघु रीति का उपयोग करते हैं। चलिए, लघु रीति में याद आ रहा है, लघु रीति जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते थे वहां भी काम आ रही थी। वहां लघु रीति में मैं क्या निकालता था, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। तो यहां भी कल्पित माध्य निकाल लो। कल्पित माध्य से फिर क्या करोगे, अब कल्पित माध्य से जो आप परिघात निकालोगे ना, केंद्रीय परिघात, उनको क्या बोलेंगे, कल्पित माध्य से जो परिघात निकालते हैं उनको म्यू की जगह न्यू बोलते हैं। ये छोटा v1, v2, छोटा v3, v4, न्यू, इनको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू। ग्रीक अल्फाबेट है भाई, म्यू न्यू नाम कुछ भी हो भाई, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ये हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं, जब लघु रीति जो हमारी है उसमें सबसे पहले कल्पित माध्य निकाल लिया, उस कल्पित माध्य से सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे प्रत्यक्ष रीति में निकाल रहे थे। मतलब x माइनस एक्स बार की जगह क्या कर देंगे, x माइनस a, कल्पित माध्य। मतलब यदि मुझे ये निकालना है पहली v1, तो क्या करूंगा मैं, x माइनस एक्स बार की जगह कल्पित माध्य हो जाएगा, बटा n का n है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मुझे जब निकालना है सिग्मा कर दूंगा, सिग्मा तो भाई सब में टोटल करना ही है, x माइनस a हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, बटा n कर दूंगा, ये हो जाएगा v2, v3, v4, सेम बिल्कुल ये। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कल्पित माध्य से केंद्रीय परिघात निकाल ली है।
अब मुझे चाहिए समांतर माध्य से, तो इसमें मैं कुछ क्या कर दूंगा, करेक्शन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, करेक्शन कर दूंगा। क्या करेक्शन करूंगा, ये देखिए पॉइंट वाली बात। एग्जाम में आने वाली जो इसमें चीज है लघुरीति में, वो दो ही बनती है। नंबर एक, जो मेरा V1 था कल्पित माध्य की पहली परिघात, मुझे चाहिए μ1, मुझे चाहिए μ1। तो μ1 कैसे निकालूं, लघुरीति में जो मैंने V1 निकाला था कल्पित माध्य से पहली परिघात, उसमें से हमेशा वही V1 लेस, तो वही 0। पहली परिघात समांतर माध्य में μ1 भी 0 और यहाँ भी, क्योंकि μ1 तो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, किसी से निकाल लेना, लघुरीति हो प्रत्यक्ष रीति हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अब इसमें चाहिए μ2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, μ2। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने दूसरी केंद्रीय परिघात मतलब कल्पित माध्य से निकाली, ये पड़ी, मुझे इसमें क्या करना है, करेक्शन करना है। समांतर माध्य से जो मेरी केंद्रीय परिघात है वो निकालनी है, तो V2 माइनस V1 जो पहली निकाली थी उसका स्क्वायर कर देंगे। हमेशा स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर, हमेशा प्रसरण के बराबर, हमेशा ही किसके बराबर, प्रसरण के बराबर, वेरिएंस। चलिए ठीक है, इसमें बस बहुत है, तीसरा चौथा इतना कोई आपसे सवाल नहीं करवाएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, देखो भाई सांख्यिकी में 30 नंबर की सोचोगे, स्टैटिस्टिक्स में पूरे 30 आ जाए, सिलेक्शन नहीं होना साथियों। सिलेक्शन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी, 1-2 दिन में। उसी तरीके से आपको टारगेट स्टडी करनी पड़ेगी, ये मैं बीच में पहले बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने बैलेंस स्टडी कर ली और सांख्यिकी में 30 नंबर की आती है, 30 में से यदि 22 से 23 नंबर भी आ जाते हैं ना तुम्हारे, 22 से 23 सिलेक्शन लेके उठोगे, 30 आएंगे ना तो भी फेल हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं। क्यों, 30 कब आएंगे, जब इसके पीछे पढ़ोगे, बाकी कब पढ़ोगे। 30 में सिलेक्शन नहीं होना है, सिलेक्शन 70 में होना है, तो फिर मुझे 70 बैलेंस बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जो चीज़ें डीप है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, छोड़ो ना, 5 नंबर कट जाएंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। सिलेक्शन ही तो इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी में 30 आगे फेल हो गए मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है सिलेक्शन होना। चलिए टॉपिक पे आते हैं दोबारा, ये हमारा हो गया इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं डिलीट कर रहा हूं साथियों, केंद्रीय परिघातों की विशेषताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, कुछ हमें फोकस करना है, कुछ विशेष चीज है, ध्यान से आप इस पे फोकस करना। कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रथम केंद्रीय परिघात हमेशा 0 होगा। प्रथम केंद्रीय परिघात हमेशा μ1 इज ऑलवेज 0, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा है μ2 हमेशा ही प्रमाप विचलन का स्क्वायर, मतलब प्रसरण, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय, जो हमारा केंद्रीय परिघात है वो प्रसरण के बराबर होगा। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यदि पूर्ण रूप से सममित बंटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सममित बंटन है, तो उसमें विषम परिघात है। विषम मतलब 2 का भागना चाहिए, तीसरी, 5वीं, 7वीं, कहने का मतलब μ3, μ5, ये सब भी क्या होंगी, 0 ही होंगी। क्यों होगी 0? 0 होगी क्योंकि यहां इफेक्ट हट जाता है, माइनस प्लस का इफेक्ट हट जाएगा, जो कंपनसेट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जो हमने केंद्रीय परिघात निकाल लिए, उस केंद्रीय परिघात में एक इंपॉर्टेंट चीज है शेपर्ड के संशोधन। ये हमारे एक शेपर्ड महोदय थे, उनके कुछ केंद्रीय परिघातों में क्या थे, हमारे संशोधन थे। वो संशोधन मैं आपको बता देता हूं। लास्ट टॉपिक है अपना शेपर्ड के संशोधन, शेपर्ड के संशोधन, ये है बस लास्ट। शेपर्ड के करेक्शन क्यों आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है, बस बहुत है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। पहली बात,
शेपर्ड के संशोधन सतत श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है उसी में होते हैं। ओनली इन कंटिन्यू सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज मतलब जो सतत श्रेणी है, सतत बोल दो, अखंडित बोल दो, सतत हो गई, अखंडित हो गई, अविच्छिन्न हो गई, कुछ भी बोल दो उसी में, केवल उसी में, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गई सतत श्रेणी में। दूसरी बात, अगर शेपर्ड के संशोधन करने हैं तो विषम जो पहली और तीसरी परिघात है उसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज क्लियर है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो μ1 और μ3 में जो हमारा μ1 है एंड जो μ3 है, नो रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड। प्रथम और तृतीय जो है उसमें आवश्यकता नहीं है। यह चीज क्लियर है। चलिए, उसके बाद क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इसमें जब आप पहला करोगे, भाई पहले में तो विचलन है माइनस, फिर तीसरे में जब क्यूब करोगे तो वहां फिर वो माइनस प्लस का इफेक्ट रहेगा, तो वो कंपनसेट हो जाता है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपकी आवर्तियां जो हैं, फ्रीक्वेंसियां जो हमारा है जो काफी अधिक हो, मतलब कुल आवर्ती 1000, कम से कम 1000 हो, 1000 से कम ना हो। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम पहले तीसरे में आवश्यकता नहीं, 1000 से कम नहीं है तो जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज में जरूरी है। उसके बाद जो हमारे वर्गांतर समान है तो वर्ग विस्तार जो है वो न्यूनतम और अधिकतम मूल्य का 1/12 से ज्यादा ना हो। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब शेपर्ड के संशोधन है क्या? देखिए, क्यों आवश्यकता पड़ी शेपर्ड के संशोधन की? यह तो है कहां कहां लागू होता है, आवश्यकता क्यों, मैं यहां लिख रहा हूं क्यों, जरूरत ही क्यों है? भाई जरूरत इसलिए है शेपर्ड के संशोधन की कि हम अखंडित श्रेणी में क्या मान लेते हैं, मध्य मूल्य पे ही सारी आवर्तियां मान लेते हैं कि भाई एक एज्यूम्पशन है मध्य मूल्य पे मिलेगी, और जबकि होता नहीं है ऐसा। जैसे मान लीजिए एक सीरीज है 0 से 10 मान लेते हैं, ये सीरीज हो गई 0 से 10 मार्क्स की मान लो, इसकी बारंबारता हो गई मान लो 10। तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 बच्चे जो हैं उनके अंक 10 और 0/2 5, कहने का मतलब इस रेंज में 10 बच्चे आ रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूं 10 विद्यार्थियों के अंक 5 है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हो सकता है किसी के 7 हो, किसी के 8 हो, 2 भी हो। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, शेपर्ड के संशोधन करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, इसी चीज के लिए करते हैं करेक्शन। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा μ2 है, μ2 उसमें क्या संशोधन होगा ये लिख देते हैं। करेक्टेड μ2, करेक्टेड μ2 मतलब संशोधित μ2 या संशोधित द्वितीय केंद्रीय परिघात मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सामान्य जो मेरी μ2 थी, सामान्य μ2 जो मेरी थी उसमें से मैं क्या करूंगा, अशोधित में से जो मेरा गुणा है μ2 उसमें जो μ2 में घटाऊंगा जो भी मेरा अंतर है, आई है भाई ये I² ये I²/12 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा मैं। मतलब जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में I है, वर्ग अंतराल उसका स्क्वायर उसमें भाग दे दूंगा 12, मतलब उसका 12वां भाग, वर्ग अंतराल का 12वां भाग जो है 12वां हिस्सा वो क्या कर दूंगा, μ2 में से घटा दूंगा। क्यों घटाऊंगा, I²/12 ही क्यों करता हूं, क्योंकि ये वही एजप्शन मान रहा है कि ये लागू कहां होगा, जब वर्गांतर समान हो और ऊपरी और निचली जो सीमा है उनमें एक मतलब उनका अंतर 1/12 से ज्यादा ना हो। ये चीज क्लियर है, तभी ये अंतर जो है वो उसका स्क्वायर करके 12 का भाग ले रहा हूं मैं। ये चीज क्लियर है। तो बस इतना काफी है, बहुत ज्यादा हमें μ4 का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ना मैं आपको करवाने वाला हूं।
मैं वही चीज़ें कराऊंगा जितना समझ सकते हो, पचा सको उतना ही घी खा लो बहुत है, ज़्यादा खाओगे बिना मतलब के वॉमिटिंग हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो अब कहानी यहाँ करते हैं ख़त्म। फिर लास्ट में हमेशा विटामिन्स मिलते हैं, तो 5-7 बातें ध्यान से सुन लो मेरी। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा वीडियो पूरा जो स्टूडेंट देखेगा उसी को फ़ायदा मिलने वाला है। आप 2 मिनट का देख के फ़ायदा नहीं है भाई, मत ही देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा जो 2 मिनट 1 मिनट का, तो फिर वो सार मैं उसी में बताता हूँ। तो समरी जो है इसकी वो क्या है? नंबर 1, केंद्रीय परिघात समांतर माध्य से निकलते हैं। पहला 0, क्योंकि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0। दूसरा प्रसरण हो गया। लघुरीति में यह तो है, इसमें लघुरीति में क्या करता हूं, लघुरीति निकालना है तो लघुरीति में कल्पित माध्य से निकाल लिया, फिर उसका संशोधन कर दूंगा। उसके बाद केंद्रीय परिघात यांत्रिक विज्ञान से संबंधित है, और जो घुमाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की जो शक्ति है उसका ही माप है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद शेपर्ड के संशोधन हो गए। कुछ विशेष बातें थी केंद्रीय परिघातों की, वो आपको बता दी मैंने, ये चीज क्लियर है। शेपर्ड के संशोधन की खास बात, सतत श्रेणी में लागू, μ1 μ3 के लिए जरूरत नहीं, μ2 के लिए, μ2 जो थी मेरी रिवाइज्ड करनी है करेक्टेड, उसके लिए अशोधित μ2 जो पहले वाली है, अशोधित μ2 माइनस I² सॉरी 12, ये 12 है भाई, I² नहीं है, ये 12 है, ये 1 है, ठीक, ये 12 हो गया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर है, सफिशियंट है, मोर देन, ज़्यादा इससे ज़्यादा अपने को पढ़ने की डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद साथियों। एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा इसमें होगा उसमें अब मैं सहसंबंध शुरू करूंगा, क्योंकि प्रथुशिष्यत्व जो है कर्टोसिस वो आपके सिलेबस में नहीं है। मोटा मोटी थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, बाय द वे भगवान ना करे लेकिन प्रश्न आ जाए, हो सकता है भाई, कई बार देखो ऐसा नहीं है सिलेबस में आया हुआ है, पिछली बार कर्टोसिस का क्वेश्चन देख लेना भले ही आप 21 वाले पेपर में, तो थोड़ा सा बता के खत्म करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आप बने रहिए मेरे साथ, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट हैं, वो आप हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो हम कोशिश करेंगे कि उन पे कुछ और बेहतर आपके लिए एक्शन लिया जा सके, और आपको एक अच्छा कंटेंट बढ़िया कंसेप्चुअल के साथ कम टाइम में आपको आउटपुट ज़्यादा देकर बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ।